ये है कि उसके अंदर भरा है, मान लीजिए कोई सोल्यूशन, नमक का सोल्यूशन है, चीनी का है, कुछ भी ऐसा। अगर वो प्लास्टिक की थैली है, जैसी है पड़ी रहेगी, पानी में कुछ अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है, सॉरी बाहर तो पानी है, अंदर सोल्यूशन है, बीच में प्लास्टिक की थैली है, नॉट अ बिग डील। मान लीजिए इसी पानी में अगर आपने किशमिश डाल दी है, किशमिश समझते हैं, रेजिन्स खाते हैं वो, या कोई कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट्स में से कुछ भी, बादाम डाल रखे हैं आपने, बादाम इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखता इसलिए बोल रहा हूँ ना, अंजीर डाल रखे हैं, कुछ भी है इस तरह से, किशमिश सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ना। आप ये देखेंगे कि कुछ समय बाद वो जो सूखी सूखी किशमिश होती है, वो फूल कर थोड़ी टर्जिड हो जाती है ना, और उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा पानी एब्सॉर्ब कर लिया है। हाँ, लगता तो है, ये कैसे होता है? एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए प्लास्टिक की मेम्ब्रेन है तो अपने आर पार किसी को आने जाने नहीं देती। अगर उसी की बजाय खुदा ना खास्ता हमने डायरेक्ट पानी में सोल्यूशन डाल दिया होता नमक का, तो सब जगह फैल जाता, मिल जाता, पूरा मिक्स हो जाता। लेकिन इस सृष्टि में कुछ मजेदार ऐसी मेम्ब्रेन्स का अस्तित्व है जो कि कुछ पार्टिकल्स को अपने आर पार जाने देती हैं और कुछ को रोक लेती हैं। हाँ हाँ, जी हाँ। ये ये कैसी बातें कर रहे हो आप? एकदम से पार्टिकल्स और मेम्ब्रेन्स की बातें करने लगे ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस जानने के पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। एक शब्द होता है परमिएबल। परमिएबल जिसके आर पार जाया जा सके। अच्छा, जैसे आप जहां बैठे हैं उस कमरे का दरवाजा देखिए। हाँ जी, अगर वो दरवाजा खुला हुआ है तो आप उसके आर पार जा सकते हैं। हाँ जी, जा सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं वो परमिएबल। ठीक है। जहां हम रहते हैं राजस्थान में कोटा में, यहाँ एक रिवाज है कि दो दरवाजे लगते हैं घरों में अक्सर। एक तो प्रॉपर दरवाजा जैसा सब यहाँ होता है ना, और दूसरा एक ऐसा दरवाजा होता है जिसमें जाली लगी होती है, ओपन खाली बाउंड्री होती है और बीच में जाली लगी होती है। क्यों? लोगों को बड़ा शौक होता है कि हवा हवा आती रहे, तो दरवाजा बंद कर दिया तो इंसान तो आ जा नहीं सकते, लेकिन बीच में जाली लगी है तो जाली से मच्छर भी रुक जाते हैं, पर हवा आर पार आ सकती है। अब हम क्या कहेंगे? अब ये जो जाली लग गया, अगर अगर प्रॉपर दरवाजा बंद कर दिया, जो इतना स्टैंडर्ड लकड़ी का दरवाजा होता है, तो उसके आर पार ना हवा आ सकती है, ना मच्छर आ सकते हैं, ना इंसान आ सकते हैं, कुछ नहीं, सब रुक गया। तो हम कहेंगे वो लकड़ी का जो दरवाजा है वो नॉन परमिएबल है। ठीक है, अच्छी बात है। आप दीवारों के आर पार नहीं आ जा सकते, क्यों? दीवार होती है इसलिए, राइट। ना हवा आ सकती है, ना मच्छर, ना आप। दीवारें नॉन परमिएबल है। प्रॉपर दरवाजा ढंग से बंद किया हुआ है वो भी नॉन परमिएबल है। अगर वो खोल दिया गया है तो वो हिस्सा परमिएबल है, आप, मच्छर, हवा सब आर पार आ जा सकते हैं। लेकिन आपने अगर वो लकड़ी का दरवाजा, वो वाला हिस्सा बंद कर दिया जिसमें सिर्फ जाली लगी हुई है, जाली वाला दरवाजा, तो अब आप ये देखेंगे कि आप उसके आर पार नहीं आ जा सकते। मच्छर भी, अगर महीन जाली लगी है तो मच्छर भी उसके आर पार नहीं आ जा सकते, लेकिन हवा अभी भी उसके आर पार आ जा सकती है। हाँ जी, तो ये क्या हो गया? आप कहेंगे ये सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या? ये कुछ चीजों को अपने आर पार आने जाने देता है और कुछ चीजों को रोक लेता है। हवा को इजाजत दे देता है कि आर पार चली जाए, और बाकी चीजों को, जैसे इंसानों को, इवन अगर छोटी जालियां हैं तो हमने कहा था मच्छरों को भी रोक सकता है। तो आप कह सकते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, या जिसको लोग कभी कभी बोलते हैं सेमी परमिएबल है। मतलब कुछ कुछ आ जा सके, कुछ कुछ रुक जाए, तो सेमी परमिएबल। ये तो एक नॉर्मल लाइफ में दरवाजे का उदाहरण दिया मैंने आपको। ऐसी मेम्ब्रेन्स होती है। ये मेम्ब्रेन क्या भला होती है? पतली सी झिल्ली, एक थिन लेयर, एक सॉलिड की एक पतली सी लेयर मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि मुड़ भी सके। एक तो शीट्स होती हैं, शीट्स तो फ्लैट होती हैं, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, आप उन्हें मोड़ सकते हो। प्रकृति में अक्सर मतलब हर सेल, आपने सुना होगा, अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो आपने सुना होगा कि जो हर सेल है उसकी बाहर एक कवरिंग होती है, एक कवर होता है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। हाँ, वो भी एक मेम्ब्रेन, एक तरह। तो इस तरह की मेम्ब्रेन्स का अस्तित्व तो पूरी सृष्टि में है। जितना भी जीव जगत दिखता है, जहां पर भी जिंदा दुनिया दिखती है, वहां तो आपको ये मेम्ब्रेन्स दिख ही जाती है। अच्छी बात है। ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, स्पेशली जो नेचुरल मेम्ब्रेन्स होती हैं,
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी एक बड़ी खास बात होती है क्या, मोस्ट ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स आर सेमी परमिएबल, मतलब वो अपने आर पार पानी के मॉलिक्यूल्स को या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार जाने देती हैं, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने आर पार जाने से रोक लेती है। अच्छा, बहुत फर्जीवाड़ा है, ऐसे ही है। ये मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, ठीक है, तो ये एक बार लिख दें, लिख लीजिए। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर के पहले ऑस्मोसिस, उसके भी पहले आपको डेफिनेशन जाननी पड़ेगी कि भैया ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। शॉर्टकट में हम उन्हें एसपीएम बोल देते हैं, ठीक है। वैसे एसपीएम हमको याद है, एक एसपीएम सर थे हमारे आईआईटी बॉम्बे में, प्रोफेसर थे, है ना। तो बट एनीवेज, और वो भी मजे की बात है, ऑस्मोसिस पढ़ाया करते थे, हमने उनसे ऑस्मोसिस पढ़ी थी, है ना। तो coming back from fond memories, let's come back to semi permeable membrane. क्या है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? देखिए, membranes which allow solvent to pass through them, which allow the solvent to pass through them, but not the solute particles. उनके आर पार सॉल्वेंट तो जा सकता है लेकिन सोल्यूट नहीं जा सकता। ये मेम्ब्रेन्स कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एसपीएम, ठीक है। एक चीज स्टैब्लिश हो गई कि ऐसी मेम्ब्रेन्स का अस्तित्व है, ठीक है। और मान लीजिए, अब इस एग्जाम्पल पे लौटते हैं, हमने जिस बैग में सॉल्यूशन को भर के डुबोया था, अगर वो बैग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, कोई एग्जाम्पल दो। आपने किशमिश का एग्जाम्पल दिया था, हमको पता ही नहीं किशमिश क्या होती है, हमें समझ में नहीं आया। अब जितनी भाषाएं मैं जानता हूं उसमें तो किशमिश को किशमिश ही कहते हैं, लेकिन चलिए लौटते हैं इस पे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप एक अंडा लें, अंडा, हाँ, मुर्गी के अंडे होते हैं ना, लोग खाते हैं, ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते, तो आप ना खाएं, वो आपकी श्रद्धा है। मतलब उस पर मेरा कोई टिप्पणी लेना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। यदि आप एक मुर्गी का अंडा ले लें, हाँ जी, तो अंडे में एक सॉलिड कवर होता है, राइट। वो किसका होता है? वो जो कवर होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा, आप डाइल्यूट HCl में उस अंडे को डालते हैं, अरे क्या होगा? अब आप देखेंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवर है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कर जाएगा, हाँ कर जाएगा, और जब करेगा तो धीरे धीरे डिसॉल्व करके हट जाएगा। अच्छा, उसके अंदर सिर्फ एक एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ अंडा बचेगा। अच्छा, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा और अब फूटेगा नहीं, ध्यान रखना, उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, और वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है? वो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बात कर रहे हो, सही बता रहा हूं, वो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अरे वाह ऐसा होता है। और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अगर आप जैसे वो उससे बंधा हुआ अंडा है, अब आप कुछ बेवकूफी करेंगे, उसे कुछ पिन चुबो देंगे तो वो फूट जाएगा, नहीं। अगर बहुत केयरफुली आप उस अंडे को उस एसिड के सोल्यूशन से निकाल लें, आप चाहें तो थोड़ा सा वो लिजली जैसा होता है, पर आप उसे वॉश कर सकते हैं आराम से, आप उसे पानी में डाल दें, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो फूल के कुप्पा हो जाएगा, मतलब वो और बड़ा हो जाएगा साइज में। कैसे? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, हाँ जी। तो अब, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कुछ मटेरियल, अंडे का जो भी मटेरियल होता है, और बाहर पानी, तो वो पानी पी जाएगा, जैसे किशमिश पानी पी जाती है, हाँ जी, ठीक वैसे ही जैसे किशमिश पानी पी जाती है। अच्छा, और ये जो प्रोसेस है, पानी पीने की जो प्रोसेस है, ये कहलाती है ऑस्मोसिस। व्हाट? ये पानी पी जाना, क्या तो हम पानी पी रहे तो हम ऑस्मोसिस कर रहे हैं? ना ना ना, ये नहीं। मैं तो अंडे और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एग्जांपल दे रहा था, बता रहा था, अब ढंग से डिफाइन कर। अगर हमारे पास है एक सॉल्यूशन, हाँ जी, और दूसरे बर्तन में हमारे पास है, दूसरी जगह हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट, हाँ जी। If solution and pure solvent are separated by a semi-permeable membrane, if solution and solvent are separated by a semi-permeable membrane,
बट अदरवाइज वो कांटेक्ट में, बट दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मिक्स नहीं हो रहे, पर उनके बीच में एक दीवार है, वो दीवार सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की है। देन द सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम, देन द सॉल्वेंट हैज अ टेंडेंसी कि वो फ्लो करेगा कहां से, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है या जहां सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से बह के सॉल्वेंट उस तरफ आ जाएगा जहां सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है या जहां सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। द स्पॉन्टेनियस, अब एक बार प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ देता हूं। द स्पॉन्टेनियस फ्लो of solvent particles from solvent side to solution side, या from low concentration side to higher concentration side through a semi permeable membrane is called osmosis। ये लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन क्या बोला तुमने, फिर बोलता हूं इसे, इस पेज से आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम की मदद समझाऊंगा आपको ऐसे। अरे वाह, ये क्या है, ये परत है। अच्छा, और इसमें आप देखें कि एक ऐसा मजेदार डब्बा है जिसमें हमने एक तरफ तो रखा है, मान लीजिए पानी, पानी क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने रखा है एक सॉल्यूशन, ठीक है, बड़ा अच्छा किया आपने। क्या है, मान लीजिए एक तरफ है गंगा जल और एक तरफ है समुद्री जल, है ना, ये है गंगा जल, शुद्ध गंगा जल, और ये है समुद्री जल, समुद्र का पानी, ठीक। अब क्या हुआ, अगर आपने ये ऊपर क्या लगा रखा है, इसको छोड़ दीजिए, इसकी चिंता मत करिए, मान लीजिए डब्बा बंद है, कुछ टेंशन मत, बाद में बात करेंगे, है ना। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि जो गंगा जल है, अच्छा गंगा जी का पानी कहाँ जाता है, वो समुद्र में मिल जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे होगा कि जो शुद्ध जल है वो पानी इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, बहुत छोटे छोटे पोर्स के थ्रू बहना शुरू करेगा, रिसना शुरू करेगा, और वो बहकर उल्टी तरफ आ जाएगा, कहां, वो बहकर सॉल्यूशन की तरफ आ जाए। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ सही बात बोल रहा हूं, वो बहकर सॉल्यूशन की तरफ आ जाएगा। अच्छा, और ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। तो जरूरी है कि एक तरफ सॉल्यूशन हो तो दूसरी तरफ प्योर सॉल्वेंट हो? नॉट रियली, एक्चुअली दोनों तरफ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। यही प्रोसेस मैं रिपीट करके एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी आपको दिखा सकता हूं कि मान लीजिए अगर आपके पास यहां पर सॉल्यूशन 1 और यहां सॉल्यूशन 2 होता, अच्छा, और यहां कॉन्सेंट्रेशन C1 है, यहां कॉन्सेंट्रेशन C2 होता, तब क्या होता, तब हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहां से कहां होती है, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस होके सॉल्वेंट चला जाएगा, सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्वेंट चला जाएगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की हद ये है कि आपके पास सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट से जाता है सॉल्यूशन की तरफ। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है मोर सॉल्वेंट, डाइल्यूट बोलते हैं जिसमें सोल्यूट कम हो, तो मोर जहां सॉल्वेंट ज्यादा है, मोर सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट, और यहाँ लेस या मोर का मतलब क्वांटिटी से नहीं कॉन्सेंट्रेशन से है। जहां सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, वहां से बह के सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट उस तरफ चला जाएगा जहां सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, यानी कि कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन चला जाएगा। ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस, राइट, आसान है बिल्कुल। इसी प्रोसेस को देखिए, वो कह रहा है एक तरफ है प्योर सॉल्वेंट, बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और दूसरी तरफ है सॉल्यूशन। अच्छी बात है, फिर क्या हो रहा है इसमें, आप देखिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसको चीरते हुए निकले जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, आप अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो कहने को तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ठोस है, उसमें बहुत महीन 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 छेद होते हैं, हाँ जी, और ये छेद महीन महीन ऐसे होते हैं जिनसे आप देखिए जो ब्लू कलर के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो उसके आर पार निकल जाते थे, पर लाल रंग के मोटे मोटे सोल्यूट के पार्टिकल्स उसके आर पार नहीं निकल पाते थे, फंस जाते थे। आप ये देखिए इस तरह से सोल्यूट फंस गया और सॉल्वेंट आर पार निकल गया,
और लोगों ने ताली पीट दी कि अरे लो जी हो गई ऑस्मोसिस। बस ये है ऑस्मोसिस, राइट। अच्छी बात है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? हमने कहा a membrane which allows only the solvent particles to move across it and not the solute particles is called semi permeable membrane। बाद में अगर आप इसी टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे, हमको तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि सेमी परमेबल के अलावा कुछ ऐसी स्पेशल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जो कुछ चुनकर सोल्यूट के पार्टिकल्स को, कि ये मेरा फेवरेट सोल्यूट है तो उसको अपने आर पार अलाउ कर देती है और कुछ को रोक लेती है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं। अरे बड़े चमत्कारी होते हैं ये। सोडियम और पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज होता है मेम्ब्रेन्स के आस पार आर पार, कि वो पोटेशियम को ले लेती है, सोडियम को फेंक देती है, ऐसा भी कर लेती हैं। ऐसी बड़ी चालाक जिंदी मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये अभी तो अपन एक सिंपल डेड मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं जो सॉल्वेंट को अपने आर पार गुजरने देती है और सारे सेल्यूट को रोक लेती है। बस अच्छी बात है। एसपीएम्स प्राकृतिक भी होती है, नेचर में अथाह नंबर होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का। और अब तो आर्टिफिशियल एसपीएम्स भी लोगों ने बना ली है और बहुत सारी बना ली। ठीक है, जैसे एनिमल या प्लांट सेल्स जो हैं, ठीक है, तो उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो टिपिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। हाँ होती है, अच्छी बात है। एक चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है CO2 एफिशिएंसी। अच्छा, अगर इसकी पतली पतली लेयर्स जमा दी जाएं तो वो भी काम करती है सेमी परमेबल होने का। बिल्कुल। सेलोफेन की शीट्स आती हैं, अगर आपने सेलोफेन पेपर देखा हो, बहुत पॉपुलर पेपर रहा है अक्सर। अब तो एलईडी लाइट्स आ गई, अलग अलग कलर की जरूरत नहीं पड़ गई, पर जब मैं आपकी उम्र का था तब बल्ब्स आते थे, लाइट के जो येलो कलर के बल्ब होते थे, पुराने फिलामेंट वाले। अगर आपने कभी देखे होंगे मेरे ख्याल से। एलईडी तो 3-4 साल में ज्यादा पॉपुलर हुई ना, व्हाटएवर, है ना। तो उनके ऊपर लोग सेलोफेन पेपर, वो प्लास्टिक जैसा दिखता है सेलोफेन पेपर, लेकिन एग्जैक्टली इट्स नॉट प्लास्टिक, वो सेलोफेन कहलाता है। अलग अलग कलर्स में आता था, लाल पीले हरे नीले। बल्ब्स के ऊपर उनको बांध के अलग अलग कलर के बल्ब्स भी डेकोरेशन के लिए लोग बना लिया करते थे। तो दैट वाज आल्सो अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, ठीक है। अगर आपके पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इनके सिलिकेट्स बना लें आप, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। हाँ जी। तो बहुत सारी होती हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। देखिए, आपने देखा होगा, अगर फल वाले फ्रूट सेलर्स जो होते हैं, कई बार वो पानी छिड़कते रहते हैं फ्रूट्स के ऊपर। क्यों छिड़कते रहते हैं? अगर ऐसे ही रख देंगे, जैसे ये देखिए एक विल्टेड आम दिख रहा है आपको, है ना, तो आम जो है वो धीरे धीरे उसमें पानी निकल जाता है, सूख जाता है। और आप ऊपर से पानी डाल दें तो वो फिर से पानी एब्जॉर्ब करके टर्जिड भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस हो जाती है, पानी उसके अंदर घुस जाता है बाहर से। अच्छा, ठीक है। अचार बनाते हैं। अच्छा, अचार बनाते भी क्या करते हैं, कच्चा आम लेते हैं, ठीक है, और उसको कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं। अभी तो पका हुआ आम है, खाने वाला अलग बात है, तो सड़ जाएगा, इसका अचार नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर कच्चा आम लेकर आप उसके टुकड़े करें, कभी आपने देखा हो, नमक के सोल्यूशन में उसको डाल के रखते हैं तो उसके अंदर से पानी निकल कर बाहर आ जाता है। धूप में रखते हैं ताकि वो पानी उड़ वगैरह जाए, और उस तरह से वो चार डालते हैं। तो ये क्या है? ये भी ऑस्मोसिस का एक उदाहरण है। अरे वाह। People taking a lot of salt experience retention in tissue cells, and this results in puffiness or swelling called edema. एडीमा नाम की समस्या भी कभी कभी लोगों को हो जाती है। कैसे? कहीं कहीं हल्की सी सूजन आ जाती है, और वो जो स्वेलिंग आती है स्किन में, अंदर थोड़ा सा वो पफी हो जाता है, थोड़ा फूला फूला सा हो जाता है। दर्द नहीं होता, पर उसके अंदर एक्चुअली पानी भर जाता है। क्यों? शरीर में सॉल्ट का एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन ईश्वर ने तय किया है। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा सॉल्ट खा रहे हैं और बॉडी में सॉल्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो सॉल्ट के मोल बढ़ा दिए आप, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम करने के लिए बॉडी को पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। कहीं कहीं पानी एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है और लोग कहते हैं अरे इनको एडीमा हो गया है। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है। ऑस्मोसिस के कई उदाहरण हैं। जिंदा सिस्टम्स में अगर आप देखेंगे तो हर जगह हर सेल में ऑस्मोसिस होती है। तो ढेर के ढेर उदाहरण मिल जाते हैं इसके। लेकिन आइए आगे हम बढ़े, इसके पहले मैं आपको फटाफट 2 लाइन में
समझ देता हूं। नंबर 1, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को अपने आर पार जाने देती है और सोल्यूट को रोक लेती है। ये आपको याद रखना है। बी, अगर दो सॉल्यूशंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए इस तरह से कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ एक सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ दूसरा सॉल्यूशन है, तो आप पाएंगे सोल्यूट के पार्टिकल्स को तो कुछ नहीं होगा, पर सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार चलकर आएगा और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है जहां सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो चलकर उस तरफ आ जाएगा जहां कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जहां सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। और ये फिनोमिना, ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। अभी तक हमने इतनी ही बात करी है और अब हम आ गए हैं उसको नापने की प्रक्रिया पर, समथिंग विच इज पॉपुलरली एंड ब्यूटिफुली कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? ये भी बड़ी मजेदार चीज है, आइए बताते हैं आपको, देखिए हमारे साथ। ऑस्मोटिक प्रेशर, कई बार इसका सिंबल यूज होता है, लोग इसे पाई ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। अरे वाह, ये पाई क्या है भाई? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? लेट्स टेक अ लुक। ऑस्मोसिस चल रही है, हाँ जी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस ऑस्मोसिस को आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाकर रोक भी सकते हैं? अच्छा, और एक्स्ट्रा प्रेशर जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे लगाना चाहिए ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। हैं? ये क्या है? आप ये देखिए इस तरह से। पुराना सेटअप जो हमने देखा था, मेरे पास एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है, हाँ जी। तो अब अगर इनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कांटेक्ट में रखा हुआ है, सेपरेटेड है पर फिर भी सॉल्वेंट तो बहकर जा ही सकता है, अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ऑस्मोसिस चालू हो जाएगी, हाँ जी। कुछ नहीं है, ये क्या है? ये ऊपर ये क्या चीज बना रखी है? ये वो चीज है जिसमें हमने क्या कर रखा है, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं अपन। पिस्टन है, एक पाइप है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, हाँ, ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं, टैंक 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 ऐसे, ठीक है। कुछ नहीं है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हर जगह लगता है, तो लग रहा था, तो यहां भी एटमॉस्फेयर है, मना नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन सॉल्यूशन बह बह के यहां जाता, जैसे सॉल्यूशन बह रहा था ये पिस्टन ऊपर चला जाता और ये नीचे आ जाता, क्योंकि लेवल घटते और बढ़ते, ऐसा होना चाहिए। आपने एक शरारत करी, आपने क्या किया? आपने कहा ऑस्मोसिस हो रही है, सॉल्वेंट यहां से बह के यहां आ रहा है, हम जानते हैं, नहीं हम क्या कर लोगे? रोक लेंगे। कैसे रोक लोगे? तो फिर उसमें आया कि अगर हम रोकना चाहते हैं तो हम यहां पर भयंकर प्रेशर लगा दें। एक्स्ट्रा प्रेशर अगर मैंने लगवा दिया सॉल्यूशन पे और उसमें दबाव डाल के जा वापस, तो सॉल्वेंट को धकेल के मैंने उल्टा फेंकने की ठानी। तो सॉल्वेंट, कुछ सॉल्वेंट यहां से यहां आ रहा है, कुछ को मैंने और जबरदस्ती उल्टा ढकेलने की कोशिश करी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाकर। तो ये हो सकता है कि जितना सॉल्वेंट इधर आ रहा है उतना ही सॉल्वेंट पलट कर वापस चला जाए, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाए। अच्छा, ये संभव है? बिल्कुल संभव है। और तब क्या होगा? तब ऐसा लगेगा कि अरे अब तो ऑस्मोसिस हो गई, हाँ जी। द एक्स्ट्रा प्रेशर, the extra pressure which must be applied to a solution which is in contact with its pure solvent through a semi-permeable membrane. दोबारा बोलता हूं, the extra pressure, हाँ जी, the extra pressure which must be applied, this must be applied किसके ऊपर? To the solution. कौन सा solution? Which is in contact with its pure solvent. अच्छा, through a semi-permeable membrane, in order to just stop the osmosis. बस इतना लगा दो कि just osmosis रुक जाए, हो नहीं. In order to just stop the osmosis is called the osmotic pressure pi of that solution. It's called the osmotic pressure pi of that solution. The external pressure that must be applied on the solution side, which is in contact with pure solvent through a semi-permeable membrane, in order to just stop osmosis, is called the osmotic pressure pi of that solution. अच्छा, ये बात है, जी हाँ। तो ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा कि ऑस्मोसिस रोक सकते हैं, बिल्कुल।
और ज्यादा लगा दें तो उल्टा भी चला सकते हैं, समथिंग विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे करेंगे हम उसकी बात, अभी तो इतना सुन लीजिए, ये है ऑस्मोनिक प्रेशर। ठीक, ये तो ठीक है। अब ऑस्मोनिक प्रेशर, तो ये तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे होते हैं तो मेजर कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है, यू नो, कि क्या चीनी का अलग प्रेशर लगाना पड़ेगा, नमक का अलग और यूरिया का अलग लगाना पड़ेगा? नहीं। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके पाया कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है, ये इस तरह से लिखा हुआ है तो बहुत क्लियर होता है। कैपिटल पाई है, हम जो लिखते हैं स्मॉल पाई है, जो भी चाहे आप, है ना। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं, सोल्यूट के मोल्स की मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, बस, जी हाँ। और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी, मतलब ऑफ कोर्स मोलैरिटी तो है जैसी है, पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्योंकि पाई was proportional to concentration, pi was proportional to temperature, लोगों ने कहा pi is proportional to concentration and to temperature। हाँ जी, तो pi is equal to CST। CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नहीं वो तो अलग है, बंबई में है, वो तो अलग, जाने दीजिए उसको, है ना। लेकिन यहाँ पर है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, पाई बराबर CRT भी लिख देते हैं लोग। ये S या R क्या है? R तो मोलर गैस कांस्टेंट था। हाँ, अब यहाँ गैस है नहीं, तो गैस कांस्टेंट यूज करते हुए शर्म आती है, पर एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली वही। व्हाट? जी हाँ, ये वही है। एस, उसको कहते थे मोलर गैस कांस्टेंट, इसको बोल देते हैं आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। अच्छा, और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, इसकी वैल्यू ठीक वही है, 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन या 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। ये तो आर था, हाँ, ये वही आर है। और आप चाहें तो पूरी बेशर्मी से CRT भी लिख सकते हैं, खाली पकड़ क्यों एस को बनाना, फिर उसके नया याद करना। पाई बराबर CRT इज इक्वली गुड। R should just be taken as a constant. Let us not get emotional about the word gas। यहाँ गैस नहीं है, लेकिन हम तो बड़े सेंटी हो रहे हैं, तो कैसे गैस का कांस्टेंट कैसे लगा लिया? अब सन के नहीं, तो उस छोड़ दीजिए उसको, ये S है आपके लिए, ये S आ गया है, आप इसी को देखिए। जस्ट दैट ये S की वैल्यू हूबहू R की वैल्यू के बराबर है। तो सिर्फ आपसे जरा आप फालतू झगड़ा ना खड़ा करें, इसके लिए सिंबल बदलकर S कर दिया है, और कुछ। आप खुश हैं? ठीक है, चलिए। आप चाहें तो मोलारिटी से बड़े मजे से इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। That's it, that's it। अच्छा, एस क्या है? और ये वॉन्ट ऑफ महाराज का फॉर्मूला है। जी हाँ, ये वॉन्ट ऑफ महाराज भूल गए, बेचारों ने काम तो किया, सब खोजा खा जाए। ठीक है, एस इज इक्वल टू आर, जिसको आइडियल गैस कांस्टेंट कहते थे, अब हमने उसी का बेशर्मी से नाम बदलकर आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट कर दिया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जैसे मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वैसे ही गैस ना सही लिक्विड में भी अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल्स का वैसे ही मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। और बहुत मैच करते हैं सॉल्यूशंस और गैसेस इस मामले में, क्योंकि रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स तो दोनों में होता है, और यहाँ पर भी हूबहू वही चीज है। ठीक, मोलर गैस कांस्टेंट की तरह आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। सच तो ये है कि पाई बराबर CRT ही मैं तो लिखने वाला हूँ। क्यों? जबरदस्ती का वो फर्जी एस ले लेकर चलने की मेरी कोई इच्छा नहीं। हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, तो रोक सकता भी नहीं। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज CRT। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स पर लीटर N/V। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ मोल्स। जी हाँ, तो पाई इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल, पाई इज इंडीड अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर नमक चीनी का घोल बना लिया है तो नमक का कंसंट्रेशन अलग हो सकता है, चीनी का अलग। अच्छा, तो कंसंट्रेशन C कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ऐसे तुम तो सल्यूट के सारे के मोल जोड़ लो, अगर उनमें एसोसिएशन डिसोसिएशन होता हो वो सब करा लो, उसके बाद जोड़ लो, तो वो आ जाएगा ओवरऑल मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से आ जाएगा ओवरऑल कंसंट्रेशन, उससे निकल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर CR। बस दैट्स इट।
अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। कोई एग्जाम्पल देके बताओ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास है, दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मजा आएगा है ना। इसको समझाने के लिए मैं आपको दो छोटे छोटे क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चंस करा रहे हो, हाँ देखो। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या क्या क्या, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of 1 molar glucose solution. Calculate the osmotic pressure of 1 by 3 molar, 1 by 3 कर लेते हैं, molar glucose solution at 300 Kelvin. 1 by 3 molar glucose solution at 300 Kelvin. क्या करेंगे, पाई बराबर सी आर टी, ग्लूकोज है 1/3 मोल्स पर लीटर, इंटू आर कितना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन इंटू 300 केल्विन। ये है, हाँ जी। अब क्या करें, मोल और मोल काट दो, केल्विन और केल्विन काट दो। एक मिनट, लीटर और लीटर काट दो, और वाह, 3 और 300, 100 कट गया, ये आ गया 8.21 एटमॉस्फेयर। ओ वाह, अब ये क्या है, ये आंसर है बस, जी हाँ। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 8.21 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा तब जाकर ऑस्मोसिस रुकेगी, यदि ये सॉल्यूशन अपने प्योर सॉल्वेंट के साथ सेमी परमेबल के माध्यम से कांटेक्ट में रखा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से कांटेक्ट में रखा हुआ है। ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कराने वाले थे आप, दूसरा कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, जो यहाँ पे देखा इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन वही है, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, अच्छा किसका ऑस्मोटिक प्रेशर जानना है, we have to find the osmotic pressure of a solution which is 0.1 molar with respect to urea. Urea is NH2CONH2, यहाँ चाहिए नहीं बट बता दिया आपको। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूरिया डिकम्पोज नहीं करती, डिसोसिएट नहीं करती, जैसी है वैसी ही रहती। अच्छा, इसके लिए I1 है। तो वी आर सपोज टू फाइंड क्या चीज, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर करना, पता करना है, which is 0.1 molar with respect to urea, 0.2 molar with respect to NaCl। अच्छा, उसमें नमक भी डाल दिया आपने, दो चीजें डाल दी चीज। अब लोगों ने कहा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल, 300 केल्विन, पुराना पुश्तैनी टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, लोगों की मर्जी, लोग बोलते रहते हैं, कर देंगे यार, अपन क्या जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो हम सबसे पहले तो निकालेंगे सी। सी क्या है, टोटल कंसंट्रेशन। कैसे, यूरिया तो है 0.1 मोलर, ठीक है, और ये NaCl है, ये टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड। तो ये 0.2 मोलर था शुरुआत में, मान लीजिए ये पूरा टूट जाएगा, कुछ नहीं दिया तो 100% मान लीजिए टूट गया, तो ये 0.2 और ये 0.2 बनेगा। तो Ct टोटल कंसंट्रेशन कितना होगा, C ऑफ यूरिया प्लस C ऑफ Na प्लस प्लस C ऑफ Cl माइनस। Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग गिने जाएंगे क्योंकि आयनिक कंपाउंड है और डिसोसिएट हो गया, ये मत भूलिएगा। अच्छा, तो यूरिया 0.1 है और सोडियम आयन कितना है 0.2, और क्लोराइड कितना है वो भी है 0.2, और लो कर लो बातें, कितना हो गया, ये हो गया 0.5 मोलर। ऐसे निकालते थे Ct। अच्छा, और पाई बराबर Ct RT, टोटल है 0.5 मोल पर लीटर इंटू 0.0821 वही लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन इंटू 300 केल्विन। टेम्परेचर तो पूछता नहीं है, कुछ नहीं दिया है तो वैसे दे रखा है साफ से, कोई दिक्कत नहीं। मोल लीटर, लीटर मोल केल्विन शेल्विन सब पड़ गए। क्या आ गया भाई लोग, ये आ गया हाफ इंटू 8.21 इंटू 3। गंदी कैलकुलेशन है, इसकी श्रद्धा करता रहे। 4.105 इंटू 3, ये जाएगा 12.315 एटमॉस्फेयर।
12.3 एटमॉस्फेयर के आसपास आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर इस मामूली सॉल्यूशन का, जिसमें यूरिया भी है और नमक भी है। ठीक है, तो आपको फील आ रही है कैसे निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर? बहुत अच्छी बात है। और कहने की जरूरत नहीं, पर फिर भी एक बात बोल देते हैं, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो मोलारिटी ऑल पॉसिबल एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के बाद निकाली जाएगी। या दूसरे शब्दों में पाई बराबर आई इंटू सी आर टी, भूल मत जाइएगा, आई इंटू सी आर टी। मेक सेंस? मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। देयर वी आर, राइट? अच्छा, एक मजे की बात और बताएं, आपने देखा होगा 1 मोलर सॉल्यूशन कितना था, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 8 पॉइंट समथिंग एटमॉस्फेयर आ गया था। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन भी है ना, तो भी उसका एक ठीक ठाक ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है। उसके चलते क्या होता है, इसको नापना बहुत इजी होता है। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये बहुत जरा जरा से होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। इनको एक्सपेरिमेंटली नापना थोड़ा सा मुश्किल है, एरर होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारी मेजरिंग डिवाइस की लीस्ट काउंट इतनी अच्छी नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर चूंकि एक बड़ी जूम्ड अप स्केल्ड अप प्रॉपर्टी है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी अच्छा खासा ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है। इसके चलते इसको लैब में एक्यूरेटली नापना काफी इजी होता है और लोग इसे काफी पसंद करते हैं, राइट? अच्छी बात है। और देखते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए, एक सिंपल थियोरेटिकल पर प्यारा सा क्वेश्चन है, which facts are true when we use Van Hoff's equation PV is equal to NST for osmotic pressure P of dilute solution? ये पीवी ओवर एनएसटी कहां से आ गया? आपको याद है, पाई बराबर सी आर टी था, एन बाय वी आर टी था, तो पाई इंटू वी इज एन आर टी, या पाई को अगर पी लिख दूं तो पीवी इसको एन एस टी, आर की वजह एस लिखने का एक ढकोसला था, हमने देखा था, राइट? अच्छा, तो पीवी इसको एनएसटी, इसकी स्टाइलिश होने का एक सबूत ये है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एक होता था ना, याद है आपको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हाँ जी, उससे मैच कर दूं तो आइडियल गैस इक्वेशन थी। वॉन्ट ऑफ महाराज ने एक आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन लिख डाली। प्लीज नोट, वहां पी की इंटरप्रिटेशन अलग थी, वो तो इनहेरेंट प्रेशर ऑफ गैस था, यहाँ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो डिफरेंसेस है, सेम नहीं है, और प्रोफाइल बड़ी सिमिलर है। ठीक है, पूछा है इसके लिए क्या सच है? ए, द इक्वेशन इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, तो दिख ही रहा है कि हाँ ये तो बात सही है। बी, द सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशंस आर एनालॉगस टू मतलब सेम है, सिमिलर टू द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड द सॉल्वेंट इज एनालॉगस टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से एक डब्बे के वॉल्यूम में कहीं भी इधर उधर गैस के मॉलिक्यूल्स विचरण करने लगते हैं, घूमते रहते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती, ऐसे ही अगर मैं मान लूं कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम उस डब्बे के वॉल्यूम जैसा है, जिसमें रैंडम मोशन में इधर उधर डोल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स की कल्पना आप गैस की तरह कर लीजिए, सॉल्वेंट के पूरे वॉल्यूम की कल्पना आप डब्बे के वॉल्यूम की तरह कर लीजिए, तो आइडियल गैस जैसे ही लीलाएं मान सकते हैं आप इस तरह के आइडियल सॉल्यूशन की। बिल्कुल सच है, यही भावना थी वॉन हॉफ इक्वेशन के पीछे। ठीक है। सी, solute molecules are dispersed in solvent exactly in the way gas molecules are dispersed in empty space. यही तो अभी तो यही बोला था, ग्रामर बदल के वही पॉइंट बोल दिया है, तो गलत थोड़ा हो जाएगा, सही। डी, the equation is not identical to ideal gas. No, it is quite, दिख ही रहा है ना, P और NST, P और NRT, it is identical. Answers are A, B, C. तीनों सही आंसर्स, करेक्ट? यस। एक्सक्यूज मी, एक और हो जाए क्वेश्चन, बिल्कुल। The relationship between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 grams of glucose, 10 grams of urea and 10 grams of sucrose are dissolved in 250 ml of water is. ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज ऐसी प्यारी प्यारी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे वाले हैं जो डिसोसिएट नहीं करते। इन तीनों के लिए I इज इक्वल टू 1। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का मोलर मास है 180। जोड़ के देखिए, यूरिया
यूरिया है NH2CO NH2, NH2 कितना हुआ 16 टू 32 और 28 कितना हो गया 60। यूरिया का मोलर मास हो गया 60 और सुक्रोज C12H22O11 मोलर मास है 342, जोड़ के देख लीजिएगा। इन तीनों के 10-10 ग्राम 250 ml में घोलेगा। अच्छा, और ऑस्मोटिक प्रेशर्स की तुलना कराई जा रही है। कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। PV इज इक्वल टू CS2, राइट? तो अगर P इज इक्वल टू CN/V/RT, टेम्परेचर सेम है, मोलर गैस कांस्टेंट सेम है, यहां तक कि वॉल्यूम ऑफ वाटर भी सेम है। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट भी 10-10 ग्राम है, सेम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाए या पी जो भी कहना चाहें, ऑस्मोटिक प्रेशर पाए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाए। अच्छा, मतलब P1, P2 और P3 का जो रिलेशन है वो इनवर्स या उल्टा होगा किसका? M1, M2 और M3 के रिलेशन से। पर मोलर मास तो है 180, 60 और 342, यानी कि M3 सबसे ज्यादा है, फिर M1 और फिर है M2। हाँ जी, तो इसकी उल्टी रिलेशनशिप होगी किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर पाए की। तो आ जाएगा P3 इज लेस देन P1 लेस देन P2। तो सबसे ज्यादा P2 का, फिर P1 का, फिर P3 का। P2 फिर P1 फिर P3। द करेक्ट आंसर इज प्लेन एंड सिंपल C। कैन यू सी दैट? यस, यू कैन सी दैट। At 2 degrees Celsius, अगला क्वेश्चन है, at 2 degrees Celsius an osmotic pressure of urea is found to be इतना, ठीक है। Pi of urea is 500 mmHg at 275 Kelvin, ठीक है। The solution is diluted, okay, और कंसंट्रेशन कितना है? मान लो है C1, and temperature is raised, not P2 कर दिया 300 Kelvin, कंसंट्रेशन C2 हो गया which is less than C1 क्योंकि डाइल्यूट किया है, ठीक है। और अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड टू बी, पाई 1 इतना था, पाई 2 इज फाउंड टू बी 109.09 mmHg। डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। वेरी सिंपल, ये एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन मतलब कितने गुना कर दिया डाइल्यूशन, या कितना वॉल्यूम बढ़ा दिया, ऐसा बोला है। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे? हम कहेंगे देख भाई, पाई बराबर CRT विच इज N/V/RT, जहां N मोल्स है सोल्यूट के और V है वॉल्यूम सोल्यूशन का। यूरिया डिसोसिएट होती नहीं, तो इसलिए उसके लिए आई का तो कोई पंगा है ही नहीं। तो मैं कहूंगा पाई 1 इज मोल्स ऑफ यूरिया तो उतने ही है N, RT1 अपॉन वॉल्यूम था V1 मान लीजिए, हाँ जी। और पाई 2 हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया उतने ही है RT2 अपॉन वॉल्यूम हो गया V2। तो पाई 1 अपॉन पाई 2 इज V2 अपॉन V1। अच्छा, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है कितना? पाई 1 है, एक मिनट, V2 ही नहीं, इसमें टेम्परेचर भी था, ये T1 और ये T2 भी आ जाएंगे, क्षमा चाहता हूँ, टेम्परेचर खा लिया था हमने, ये दोनों, ये और ये रहेंगे, NU और R कट जाए, ठीक है। तो आ जाएगा, इसका मतलब है पाई 1 कितना था? पाई 1 था 500 mmHg और पाई 2 था 109.09, गंदी फिगर। ये है टेम्परेचर 1 275 अपॉन 300, ठीक है साहब। और V2 बाय V1 तो देखना पड़ेगा, ये V2 और V1 का झगड़ा क्या है। तो आएगा देयरफॉर V1 अपॉन V2 या V2 अपॉन फाइनल बाय इनिशियल, देख सकते हैं। देयरफॉर V2 अपॉन V1 इज इक्वल कितना है भाई लोग बोलो? ये है 300 अपॉन 275, इसको काटो, 25 के टेबल से कटेगा, 25 11 जा और 12 जा। अच्छा, तो ये आ जाएगा 12 बाय 11 टाइम्स 500 अपॉन 109.09,
बहुत ही घिनौनी से फिगर्स हैं, जैसी भी हैं, ये जो भी है ये आएगा, ये एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन है कि पहले अगर वॉल्यूम जितना था उसको कितना बढ़ा दिया गया, कितने गुना कर दिया गया, ये हम यहां से देख सकते हैं। 109.09, अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करूंगा कैलकुलेशन में, 109.09 को अगर हम 110 कर दें, और ये ऐसे कैसे कर दें, करते यार भी क्या करेंगे, सारे नहीं है ना, तो आप कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। 12 5 60, तो 60 और 2 जीरो, ठीक है, 6000, और नीचे क्या है, 999.99 हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी 99, 1199, ऐसे आ जाएगा। 1199.99 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा एक तरह से, तो 12 into 500 ऐसे, दिस इज 12 into 500 अपॉन 1200, 2 जीरो काट दो और 12 काट दो, ये हो जाएगा 5। अच्छा, तो एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन कितना है, V2 अपॉन V1, V फाइनल बाय V इनिशियल कितना है, 5। इसका मतलब द वॉल्यूम हैज बीन डाइल्यूटेड टू 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये रेश एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन ये होता है, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम वो निकाल लिया और वो फैक्टर आया 5 का, वॉल्यूम को 5 गुना कर दिया गया था, ऐसा कह सकते हैं। Done? Done. And this brings us to the next question, which says that if urea solution at 500 Kelvin has osmotic pressure of इतना, एक मिनट, यूरिया है हमारे पास, टेम्परेचर है 500 केल्विन, और पाए यूरिया जो है वो है 2.05 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एक है ग्लूकोज, टेम्परेचर ऑफ ग्लूकोज है 300 केल्विन, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज है 1.23 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इफ 200 ml of first solution and 400 ml of second solution are mixed, ठीक है, and temperature is 400 Kelvin. Calculate the osmotic pressure of resulting solution at 400 Kelvin, assuming molarity to be temperature independent. Pi at 400 Kelvin बराबर क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा शब्दावली ऊंची भी लगती है पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं। पाई बराबर CRT जानते हैं, या CT टोटल कंसेंट्रेशन इनटू RT, और ये पाई है 400 केल्विन पर, तो टेम्परेचर भी हो जाएगा 400 केल्विन, और CT इज कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द फाइनल सॉल्यूशन इनटू R इनटू 400 केल्विन। तो अगर हम ये निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, इसका मतलब हमें ओरिजिनल कंसेंट्रेशंस निकालने पड़ेंगे कि भाई यूरिया के और उसके कितने कंसेंट्रेशन पे पहले, है ना, तो यूरिया और ग्लूकोज के फाइनल में 2 और 400 ml मिलाएं, तो मान लो कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया यहाँ था Cu और यहाँ ग्लूकोज था Cg इनिशियली, Cu नॉट और Cg नॉट द इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो जब मिलाएंगे तो क्या होगा, मिलाएंगे तो 200 ml और 400 ml, तो कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया फाइनली हो जाएगा कितना, जो Cu है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C1V1 बराबर C2V2, तो इनिशियली कंसेंट्रेशन था Cu नॉट, वो 200 ml में था, और फाइनल हो गया 200 प्लस 400 600 ml, दिस इनटू 200 बाय 600, Cu नॉट अपॉन 3। ऐसे ही कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज फाइनली कितना हो जाएगा, Cg फाइनल वुड बी, ग्लूकोज फाइनल इज Cg नॉट into 400 upon 600, just 2 by 3 Cg naught, यानी ये साफ साफ 2 by 3 Cg naught। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ गए, दिस इज, आप कह सकते हो Cu नॉट प्लस 2 टाइम्स Cg नॉट अपॉन 3, ये इंटू 400 R,
ये चीज आ गई। ठीक है, अब ये CU0 और CG0 भी तो निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये कैसे निकलेंगे? तो डायरेक्ट इक्वेशन से निकल जाएंगे। कैसे? पाई बराबर CRT। हाँ जी, therefore C is pi upon RT। जी हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इनिशियली कितना हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इनिशियल बाय R इनटू टेम्परेचर ऑफ यूरिया व्हिच इज 5, तो ये 500 R। ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनिशियल इज पाई ऑफ ग्लूकोज अपॉन 300 R। अच्छा, यहां से देखिए डेटा से निकाल, और इसी चीज को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा CU0 इज पाई अपॉन पाई U अपॉन 500 R प्लस 2 टाइम्स पाई G ग्लूकोज अपॉन 300 R, 400 R by 3, R R और R कट जाएंगे। अच्छा, ये कितना जाएगा? अब ये 2 जीरो भी काट दीजिए, तो पाई यू, अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद है पाई यू कितना है? 2.05, तो 2.05 अपॉन 5 प्लस 2 टाइम्स पाई जी कितना है जी? पाई जी है 1.23 अपॉन 3, द होल गंदगी इंटू 4 अपॉन 3। अच्छा, ये क्या है? ये आएगा फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर 400 केल्विन पर। कैलकुलेट करें, बिल्कुल स्वागत है आपका, करिए गंदी गंदी कैलकुलेशन का मजा लीजिए, देखिए क्या आता है। और दिस विल अल्टीमेटली गिव यू द फाइनल आंसर। ठीक, अब आई जस्ट इरेज, थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके सॉल्व करूंगा। क्या कर रहे हो? कैलकुलेट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, बाकी तो क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, 2.05 अपॉन 5 दैट इज 0.5 4 से 20.41 प्लस 1.23 हो गया 2.46, 2.46 बाय 3 ये हो जाएगा 0.82 इंटू 4/3, तो ये हो गया 1.23 अपॉन 3 इंटू 4.41 इंटू 4 विच इज 1.64 एटमॉस्फेयर। तो आंसर आ जाएगा फाइनल 1.64 एटमॉस्फेयर। तो फाइनल सॉल्यूशन मिक्सचर एट 400 केल्विन का ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा 1.64 एटमॉस्फेयर। ये पूरी कैलकुलेशन करके हमने निकाला है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, होपफुली कोई सिलेबस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी कैलकुलेशन थी, गंदगी थी, और आप देखिए टफ नहीं था, जगलिंग थी खाली, बस कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं और जबान फिसली तो गए। सावधानी से अगर आप करते रहेंगे ये हो जाएगा। मेरे पास एक पेज एक्स्ट्रा ले लेता, थोड़ा नीट एंड क्लीन और दिखता, पर बुरा नहीं है, आपकी आंखों के सामने है, पूरा टनाटन सॉल्व है। यस, एक फाइनल क्वेश्चन के साथ क्लोज करते हैं आज का सेशन। जैसे कि हमने सोचा था कि कथा को पूरा समेट लेंगे, एक सेशन और लगेगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और खूब सारी प्रैक्टिस में। बहुत ही अच्छा, बड़ा सिंपल चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उससे भी बड़ी बात है हो भी जाते हैं, कोई हार्म नहीं है। एक सेशन और स्पेंड करेंगे और पूरा ढंग से क्लोज करेंगे इसे। आइए फिलहाल एक क्वेश्चन और करते हैं। 6 grams of acetic acid is dissolved in benzene to make 1 liter of solution at 300 Kelvin. ठीक है, तो CH3COOH 6 grams मतलब 6/60 यानी 0.1 मोल है, एंड नॉट मोल्स है। और कंसंट्रेशन इनिशियली कितना है? 0.1 मोल अपॉन 1 लीटर यानी कि 0.1 मोलर है। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। Osmotic pressure of solution is found to be 1.64 atmosphere. ठीक है, pi is found to be 1.64 atmosphere. It is known that acetic acid in benzene forms a dimer. Calculate the degree of association. आसान है, Ha 2 times दे रहा है 8 Ha whole twice,
C naught 1 minus alpha, C naught alpha by 2. C will be C naught 1 minus alpha plus alpha by 2, यानी कि C naught 1 minus alpha by 2. 1 minus alpha by 2 ये आ जाएगा, ठीक। C बराबर C naught 1 minus alpha by 2. Yes, indeed. तो इसका मतलब होगा C naught 1 minus alpha by 2, ठीक है। तो आ जाएगा I is 1 minus alpha by 2, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब क्या है हमारे पास था क्या, पाई बराबर सी आर, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सी आर टी विच इज सी नॉट 1 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू आर टी। पाई दे रखा है कितना, 1.64 एटमॉस्फेयर, इस 0.1 मोल पर लीटर। 1 माइनस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी। आर टी को इधर लेते हैं नीचे, आर है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन इनटू 300 केल्विन। केल्विन केल्विन, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर, सब कर ये आ गया। वाओ, तो 1 minus alpha by 2 comes out to be how much? Well, it comes out to be 16.4 upon 0.0821 into 300। गंदी वाली कैलकुलेशन पर एक करके अल्फा आ जाएगा। करें, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। 0.0821 लगभग 1/12 होता है, लगभग 1/12 है, और ये 25 आ जाएगा। तो 16.4 by 25 कितना है ये, 16 4 64, 65.6 by 100, 0.656 आ जाएगा। तो 1 minus alpha by 2 is 0.656, तो ये हो जाएगा alpha by 2 is 0.344, therefore alpha is 0.688। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 0.688, ऐसा आ जाएगा। ये है एसिटिक एसिड का एक्सटेंट ऑफ डाइमराइजेशन, राइट राइट। कैलकुलेशंस मजेदार होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स और धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है। आपको बेसिक फॉर्मूला आता है, तो थोड़ी जगलिंग है, कैलकुलेशन है, इसी को बिल्कुल तसल्ली से और देखेंगे, अभ्यास करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस की बात रह गई है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और थोड़ी एप्लीकेशंस ऑस्मोसिस की, और मिसलेनियस क्वेश्चंस, ये सब दिस इज ऑन द टेबल ऑन प्लेट। इन सब की बात करेंगे हमारे फाइनल डैश टू कंक्लूजन ऑफ सॉल्यूशंस में। अगली बार होगा उपसंहार। नमस्कार।